जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका यहाँ पे संस्कृत पेपर का सलूशन कराने वाला हूँ, जो पेपर का कोड है 818 AS। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चलिए यहाँ पर दोस्तों छोटे क्वेश्चन जो हैं उनका हम यहाँ पे सलूशन देख लेते हैं, ठीक है। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और आपका पेपर अच्छा गया है या नहीं। जो मैं आपको पढ़ाया हूँ सब कुछ फंस गया था आपके एग्जाम में या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन अपवाद होते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। कोई भी एग्जाम टीचर हो पूरा पंक्चुअल थोड़ी नहीं बता पाएगा कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसे। एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, अपवाद होते हैं, इसको अपवाद में रख कर चलिए, ठीक है। इसको आप टेंशन मत लीजिए, एक दो क्वेश्चन हर जगह छूटते हैं। और आपका पेपर कैसा गया है ये कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और कितना नंबर का आपका प्रश्न हुआ है, कितने नंबर का पेपर करके आए हैं बताइएगा जरूर। चलिए हम प्रश्न को यहाँ पे पेपर को सॉल्व करते हैं। संकेतांक नंबर आप देख लीजिए 818 AS है, ठीक है। और आपका इसके बाद जो भी पेपर है, मान लीजिए साइंस का या इंग्लिश का जो भी पेपर है आपका, तो आप मेरे द्वारा यहाँ पर दोस्तों सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई गई है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का फ्री में तैयारी कराया गया है, तो आप वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सब तैयारी कराया गया है, जाके वहाँ से आप तैयार कर लीजिए अभी तक आप अच्छे से तैयार नहीं किए हैं तो। और ऐसे ही दोस्तों पेपर के बाद पेपर का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो टोटल 7 नंबर का है। तो मुझे आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप किए हो या नहीं किए हो, ठीक है। यहाँ पे हम बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कराएंगे, हम छोटे क्वेश्चन जो है उनको सिर्फ सॉल्व कराएंगे। बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कराने लगेंगे तो सॉल्व ही कराते रह जाएंगे यहाँ पे, और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे खास इसमें दोनों में से कोई एक करना था, तो आप मिला लीजिए, आपका यही पेपर है या दूसरा पेपर है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखना है, अर्थात हिंदी में इसका निबंध लिखना है पाठों का। जो 4 नंबर का है, विश्व कवि रविंद्र, ये भी मैं लिखाया था, लोकमान्य तिलक का ये भी मैंने बताया था, ये मैं नहीं बताया था। तो अगर आपका इसमें से कोई एक आपको आ रहा होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे, तो 4 नंबर यहाँ से मिल गया। ये सब पढ़ाया गया, इस चैनल पर पूरा तैयारी कराया गया है। अब आप तैयार किए या नहीं किए ये आपको पता होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। जो 2+5 अर्थात टोटल 7 नंबर का पूछा गया है। इसमें से दोस्तों मैंने पढ़ाया है, अगर आप तैयार किए होंगे इस चैनल के माध्यम से तो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ आपका यहाँ से फंस गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। सूक्त भी तैयार कराया गया था आपका, मैंने सब कुछ तैयार कराया था दोस्तों। अगर आप तैयारी किए होंगे इस चैनल के माध्यम से तो आपको पता होगा, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताइए कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो यहां पर श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है, ये भी मैंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। तो कि यहाँ पे 3 पात्रों को बोला है, यौतुक पापा संचय के आधार पर रंभा का, आफ्ताब का या गांधी जी का। तो मैंने यहाँ पर किसी में से एक का आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है पाठ का, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं छोटे क्वेश्चनों की तरफ। अभी ये तो आप तैयार किए होंगे और पूरा उम्मीद करता हूँ करके आए होंगे एग्जाम में। 7 का क है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन उत्तर कराए गए हैं और प्रश्न वाइज मैं ये भी बताया था कि कौन से प्रश्न के अंतर्गत कैसा प्रश्न पूछेगा। देखिए ख नंबर 7वें का ख है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने की बात है कि मैंने बताया था जो छोटा क्वेश्चन होंगे उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन कराऊंगा। तो यहाँ बोला है विनय रामानाथस्य आसीत, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मित्र आसीत, शिष्य आसीत, जनकः आसीत,
या भ्राता आसीत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र आसीत। विनय रामानाथस्य मित्र आसीत। ठीक है, तो इसका ख का जो हो जाएगा राइट आंसर पहला हो जाएगा, 1 नंबर का है। तो यहां से आप सही किए होंगे तो 1 नंबर यहां से मिल गया होगा। देखिए ये 1 1 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बड़े वाले में आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है, लेकिन यहां पर अगर आप कुछ गलती करते हो तो पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। ठीक है, चलिए ख नंबर को देख लेते हैं। 8वें का क नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है, बोला है इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई उर लिक, ए ओ, अ ई उर रील री, च ट त। तो बताइए इक प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रत्याहार कैसे निकाला जाता है, प्रत्याहार कैसे समझते हैं, कैसे बताते हैं प्रत्याहारों के वर्डों को, ये सब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्याहार के अंतर्गत पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ई उ रील री, ये आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ख नंबर का प्रश्न है 8वें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखे। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखे। तो आपको किसी एक वर्ण का यहाँ पे उच्चारण स्थान बताना था। तो चले यहाँ पर मान लीजिए हमें स का बताना है, स का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो स क्या होता है दोस्तों, दंत से होता है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कता मुदौ। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक बताया था, और या इचुएसा नाम अकु विसर्जनिया नाम, इस तरीके से भी मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, अगर आप तैयार कर रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो सभी आपको ट्रिक मालूम होगा। तो स का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। एक का वर्ण देखिए बोला है क्या, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो किसी एक वर्ण का यहाँ पे उच्चारण स्थान लिखना है, तो चारों में से किसी एक का बताना था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चारों का बता देते हैं, हो सकता है आप कौन सा कियो कौन सा नहीं कियो, तो आप मिला लोगे अपना। ठीक है, स क्या होगा, दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। र क्या होगा, मूर्धा हो जाएगा। प का ओष्ठ हो जाएगा, और त का इस दंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दंत। तो इसमें से कोई एक आप किए होंगे जो आपको 1 नंबर यहां से मिल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, यहां पर हम आपको समझा देते हैं। 9 में बोल रखा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम लिखिए। देखिए अगर आप एक का बताएं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको एक का क्या संधि का नाम और इसका संधि विच्छेद करने का आपको 1 1 अर्थात 2 नंबर यहाँ पे टोटल मिलेगा। जैसे पवनम है, क्या है, पवनम। तो पवनम का क्या हो जाएगा, पोधन नम। ठीक है, पोधन सॉरी अनम है, अनम। तो पोधन अनम, यहां पे हलंत लगाएंगे आप। अब आप ये हो गया इसका संधि विच्छेद। आगे आपसे पूछ रहा है क्या, संधि का नाम। तो संधि क्या हो जाएगा दोस्तों, अयादि संधि। ये कौन सा संधि हो जाएगा, अयादि संधि। यहां पे देखिए हम आपका सिर्फ सॉल्यूशन करा रहे हैं, समझाएंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पावक, अब आपको बताना है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक का हो जाएगा दोस्तों पौधन अक। ठीक है, पौधन अक, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगर आपसे इसमें पूछा जाए संधि क्या है, तो इसमें भी क्या है, अयादि संधि हो जाएगा। गंगौध, गंगौध में कौन सा संधि होगा और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताते हैं। पहले गंगौध है, तो गंगौध का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा धन औध। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी ओध, गंगा धन ओध, यानी गंगाओध हो जाएगा। और इसका अगर हम यहाँ पे देखें संधि का नाम लिखना चाहें तो संधि हो जाएगा यहाँ पे वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि संधि। क्लियर हो गया। अगला आता है नमस्ते। तो नमस्ते का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमः धन ते। नमः धन ते बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लग गया तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये रहा 9वें की क का यहाँ पे दोस्तों संधि विच्छेद एवं संधि का नाम। तो किसी एक को बताना था, मैं यहाँ पे चारों को करा दिया। हो सकता है कोई बच्चा चारों में से कोई एक न एक किया होगा। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा कौन सा आपने यहाँ पे किया है, किस प्रश्नों का आंसर दिया है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9वें का ख है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोला है महेश में संधि है। महेश में कौन सा संधि है, ये भी मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कैसे आप पहचानेंगे कौन सा जो शब्द
दिया रहे वो कौन सा संधि है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो एक खड़ी पाई है तो मैंने बताया था कि ये कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि। अगर किसी भी संधि में एक खड़ी पाई दिख जाए तो वह समझ लीजिए, कोई भी शब्द यहाँ पे दिखे ऊपर खड़ी पाई बीच वाले अक्षर पर दिख जाए तो वो क्या होता है, गुण संधि होता है। ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। हिंदी पढ़ा रहा था तब भी और संस्कृत पढ़ा रहा था तब भी, ठीक है। तो ये हो गया 9वें के ख का आंसर। मिलाते चलिए आपका कितना सही है, मुझे आप एवरेज बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और पेपर कैसा गया ये बताना भूलिएगा ही मत। और आप पढ़ते रहिए। अब इस पेपर को वीडियो देखने के बाद इस पेपर के बारे में भूल जाइएगा, अच्छा गया है या बुरा गया है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है उसको अच्छे से आप तैयार करते रहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर का क है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्द का रूप लिखना है किसी एक का। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 प्रश्न पूछे गए, 3 में से किसी एक का बताना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पहले में पूछ रहा है 1 नंबर सिर्फ मिलेगा यहाँ पे, तो 1 का यहाँ पे देखिए पहला है फल तृतीया बहुवचन। फल का आपको क्या बताना है, तृतीया बहुवचन, इसका रूप बताना है। तो फल का तृतीया बहुवचन क्या हो जाएगा, यही मैं बता दे रहा हूं आपका दोस्तों, फल है। क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। गुरु चतुर्थी एक वचन, तो गुरु का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, गुरु का दोस्तों गुरुवे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप गुरुवे कर दीजिए। बालिका तृतीया बहुवचन, तो बालिका का तृतीया बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, बालिका भी हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखिए बालिका भी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बालिका भी। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वें का ख। तो 10वें का ख क्या होगा, देखिए यहां पे निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे दिया है बालिके किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बालिके किस विभक्ति एवं वचन का रूप है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहां पे दिया है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। पंचमी विभक्ति द्विवचन, ये भी नहीं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो जी हाँ दोस्तों, बालिके जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति भी बालिके होता है और द्वितीय विभक्ति में भी बालिके होता है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति मिल रहा है, अगर यहाँ द्वितीय विभक्ति होता तब भी सही था, ठीक है। तो ख का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को मिला लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए 11वें का क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें का क। तो 11वें के क में बोला है निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। तो इसमें से आपको किसी एक का धातु रूप लिखना है कि क्या इसका धातु रूप होगा। 1 नंबर का है, 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा है, जो किसी एक का आपको पता है तो आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपको बताना है। लिख का ये देखिए एक धातु का रूप लिखना है। तो लिख धातु का आपको लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताना है। तो लिख का लिख ही होगा, लेकिन नीचे उसके क्या लगा है, हलंत लगा है, तो यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा। अब दृश्य का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन आपको बताना है। तो इसका दृश्य मैंने देखना, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें इस बताना होगा आंसर दोस्तों, और प्लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द्रच्छत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रच्छत, और हलंत लगा देंगे, द्रच्छत हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए पच का विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन बताना है। तो पच का विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है पचेयम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा पचेयम। इसमें से किसी एक का आंसर बताना था, मैं यहाँ पे तीनों का बता दिया हूं, आप कौन सा क्यों मिला लीजिए, ठीक है, तभी यहां से 1 नंबर पाओगे, सही रहेगा। तो 11वें का ख, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। गच्छेयु किस लकार का रूप है। देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है गच्छेयु किस लकार का रूप है, लट लोट या विधिलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ख का तीसरा विधिलिंग लकार, ठीक है। गच्छेयु किस लकार का रूप है, विधिलिंग लकार का रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का क। तो इसमें बोला है निम्नलिखित सामासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको समास विग्रह भी करना है और समास का नाम लिखना है, लेकिन ये संस्कृत का पेपर है तो हम यहाँ पे संस्कृत में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है आकंठ, क्या है, आकंठ। तो आकंठ का आप करेंगे समास विग्रह, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं समास
विग्रह, तीनों का साथ में कर देते हैं, लेकिन आपको किसी एक का यहाँ पे करना है, ठीक है। और समास का आपको नाम बताना है। तो समास, अगर आकंठ का समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकंठ का यहाँ पे जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ पर्यंत, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंठ पर्यंत। और अगर इसका हम समास देखेंगे तो आकंठ में क्या समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। क्या है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव। इसका मैं भी ट्रिक बता चुका हूं। राम लक्ष्मणो, तो राम लक्ष्मणो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा समास विग्रह, राम और या एवं लक्ष्मण, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए लक्ष्मण, क्या एव कर भेज सकते हैं, राम एव लक्ष्मण, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं एव लक्ष्मण। अब ये भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, समास पूछेगा तो द्वंद्व समास कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। पंचवटी, पंचवटी अर्थात पंचानाम वटानाम समाहार, पांच वट, वट मतलब घर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वटों का समाहार, ठीक है, सॉरी पंचवटी, पंचवटी यहाँ पे झोपड़ी हो जाएगा। तो पंचानाम, पंचानाम वटानाम, वट मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। तो पंचानाम वटानाम समाहार, पांच वृक्षों का समाहार, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, ये हो जाएगा द्विगु समास। क्लियर हो गया। तो ये 12वें का क हो गया सॉल्व, ठीक है, कि एक का नाम बताना था, 1 नंबर का ये प्रश्न था। तो चलिए यहाँ पे हो गया 12वें का क। अब हम देख लेते हैं 12वें का ख। तो 12वें का ख प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साफ शब्दों में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। लंबोदर में समास है कर्मधारय द्विगु अव्ययी भाव। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है, क्या होता है, बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आप कोई एक टिक मारे होंगे, जरूर मारे होंगे। तो चाहे जो टिक आप मारे हैं वो सही ही माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कर्मधारय समास मारे हैं तब भी सही मारे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पे ऑप्शन ही रॉन्ग दिया है। तो यहाँ पे लंबोदर में जबकि बहुब्रीहि समास होता है, तो इसका यहाँ पे 1 नंबर आपको सबको कॉमन में दिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे सबको दिया जाएगा। चलिए 13वें का क देखिए दोस्तों, 13वें के क में बोला है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति का निर्देश कीजिए। ध्यान दीजिए कौन सा विभक्ति, जो देखिए रेखांकित यहाँ पद है, इसमें कौन सा पद है दोस्तों, यानी कौन सा विभक्ति है, ये आपको निर्देशित करना है, ठीक है। तो राम पादेन खंज, ठीक है, राम पादेन खंज, तो आपको वो बताना है पादेन में कौन सा विभक्ति है। तो पादेन में दोस्तों तृतीया विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। इसमें से किसी एक को बताना है, लेकिन मैं तीनों को बताता चल रहा हूं, हो सकता है आप कौन किए हो, इसमें तीनों में से कोई नहीं हो, एक किए हो, कोई बच्चा पहला किया होगा, कोई दूसरा किया होगा, कोई तीसरा किया होगा, तो तीनों आप मिला सकते हो, ठीक है। जो भी आप प्रश्न किए होंगे आपको मिलाने पर यहाँ पे मौका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रामम अमितः राजमार्ग, राजमार्गः, तो ग्रामम में आपको बताना है कौन सा विभक्ति है। तो ग्रामम में मैं दोस्तों बता दे रहा हूं, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। अब आपको बताना है गुरवे नमः, गुरवे में कौन सा विभक्ति है दोस्तों, तो गुरवे में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। यहाँ पे विभक्ति मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं दोस्तों 13वें का ख। निम्नलिखित रेखांकित पद में से कौन सी विभक्ति है, मुनि वने उपवसत। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति है। तो देखिए मुनि वने, वने में कौन सा विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ख का तीसरा, ठीक है। 1 नंबर यहां से मिल गया होगा आपको। मिलाते चलिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से सब आया है और यही मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को करा दे रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहीं से गलती करते हैं और जिनका नंबर लेस हो जाता है और अच्छा परसेंट नहीं बन पाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गलतियां नहीं करना है। चलिए आगे समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो आपको यहाँ, आपका देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। अब 3 प्रश्न का यहाँ पे आपको धातु बताना है और प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं धातु और लिखते हैं हम यहाँ पे प्रत्यय, ठीक है। तो पठितुम, पठितुम में कौन सा धातु है, पठ से बना है पठितुम, अर्थात पठ धातु है। अगर प्रत्यय देखा जाए तो उम है, अर्थात उम को मैंने बताया जब भी लास्ट में उम आए तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय
होता है। नत्वा, नत्वा, नत्वा नम से, नम धातु से बना है, तो यहां पे हो जाएगा नम। नत्वा शब्द जो है नम धातु से बना है, और त्वा जब भी लास्ट में लगता है तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है। पठितः, तो पठ धातु से पठितः शब्द बना है, तो यहां पे हो जाएगा पठ। ठीक है, और पठ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो मैंने बताया कि तह, अगर शब्द के अंत में तह आए तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? कत प्रत्यय होता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो 1 नंबर आपको धातु बताने का मिल जाएगा, 1 नंबर प्रत्यय बताने का था। टोटल 2 नंबर का यह प्रश्न था, 14वां नंबर का। ठीक है, चलिए 15 नंबर के प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो 15वें नंबर प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। 3 में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम वाच्य परिवर्तन यहां पर कर लेते हैं। सा पत्रम लिखति, तो मैंने आपको बताया कि जब भी छोटी की मात्रा आपको लास्ट में दिखे तो वहां पे ए का मात्रा आपको लगाना होता है, थोड़ा यही चेंज करना होता है। तो सा का जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तया। ठीक है, सा का तया। उसके पत्रम का पत्रम ही रहेगा, नो चेंजिंग। लिखति, तो लिखते हो जाएगा जब आप चेंज करेंगे। तो ये सब ट्रिक मैं पहले ही बता दिया था, जब आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तभी आपको सब कुछ सिखा दिया गया था। रामेण रावण हन्यते, तो इसका वाच्य परिवर्तन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामेण का राम हो जाएगा, और रावण का रावणम हो जाएगा। ठीक है, और हन्यते का हंति हो जाएगा। क्लियर, चलिए त्वम हससि, तो त्वम हसस का वाच्य परिवर्तन जब करेंगे तो त्वयाम हसंति हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, हसस है तो हस्यते कर देंगे क्योंकि ए का मात्रा यहां पे लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों वाच्य परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, और यहां दोस्तों मैं यहां पे अब अनुवाद करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अनुवाद करना आपको पहले बता दिया था कि अनुवाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अनुवाद करना आता है तो आप इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अनुवाद 6 नंबर का था। आपको यहाँ पे निम्नलिखित जो पूरे हैं 6 का अनुवाद आपको यहाँ पे करना था। 1 नंबर का एक यहाँ पे अनुवाद था, तो अगर एक अनुवाद आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 6 को सही कर दिए होंगे तो 6 नंबर यहाँ से पक्का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो मैं ये भी बताया था दोस्तों, जहां तक यहाँ पे देखिए ये फंस रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, मातृभूमि सदाचार, ये सब मैं सब बताया था जो कि पूरा फंस रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप भी ये क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे, 8 नंबर यहां से आप प्राप्त किए होंगे। और यहां से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 18 के अंतर्गत ऐसे ही पूछेगा जो 4 नंबर का पूछेगा, जैसे आपको इन वर्डों का प्रयोग करके किसी वाक्य के बीच में प्रयोग करके कोई एक शब्द यहाँ वाक्य बनाना होगा। ठीक है, तो ये सब मैं पहले से बता दिया था। उम्मीद करता हूँ आप सब पेपर अच्छे से दे के आए होंगे। आप कितने नंबर का पेपर दे के आए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पेपर आपका अच्छा गया या नहीं गया ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। देखिए मैं आपसे बार बार कहता चला आ रहा हूं कि अगर पेपर आपको प्रश्न जब देने जाएं, प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप उत्तर दीजिए, बेहिचक दीजिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तब भी कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करिए, उसी से रिलेटेड, उस प्रश्न से रिलेटेड। अगर आपको सेम टू सेम आंसर उसका नहीं मालूम है, उसका श्योर आंसर नहीं मालूम है, जो उसका पंक्चुअल आंसर नहीं मालूम है, तो अपने से उससे रिलेटेड थोड़ा हटकर भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको नंबर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो दोस्तों अब आप इसका चिंता छोड़ दीजिए, संस्कृत का पेपर बीत चुका है। अगला जो पेपर है आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी करा दी गई है। अगर आप नहीं करना स्टार्ट किए हैं तो इस चैनल पर जाइए, अभी आपका पेपर 2-3 दिन बाकी है, तब तक आप पूरा तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।